0। तो क्या बन गया, एक सर्किल आ गया जिसके क्या इक्वेशन है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है √3 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या होंगे हम जानते हैं 3,0 और क्या इसकी रेडियस हमारी √3। सिंपल है ना। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में बहुत बार आए हैं, पहले भी आ चुका है एडवांस में क्वेश्चन। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, नहीं है। आर कितना आ गया, आर आ गया √3 मतलब 1.73 और ये कितना बन गया हमारा, बी आ गया 3। सिंपल, ठीक है ना। कुछ नहीं किया अपन ने, जनरल पॉइंट लिखे, इसका पोटेंशियल लिखा दोनों पे, नेट पोटेंशियल को कर दिया 0, काम खत्म। सिंपल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट कहानी। ओके देखो ये भी क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है और करने का तरीका क्या है आपको पेपर में बता दिया था ऑलरेडी। कब आया है, जे एडवांस 2020 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये एक पॉइंट, अच्छा ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर क्या है, ये एक जो है यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे कहानी क्या है, पहले ये एक पॉइंट चार्ज क्यू था जिसका मास m है, ये वर्टिकली ऐसे हैंग करा था लेंथ l से। A point dipole of dipole moment p is now brought towards q from infinity so that charge moves away। अब क्या करते हैं हम बहुत इन्फिनिटी से क्या करते हैं, डायपोल लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं भाई साहब, ये डायपोल लेकर आते हैं, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, तो ये होता है ये होता है डेविएट, है ना। देखो मैं डायग्राम में दे रखा अपन को, जिसकी वजह से चार्ज क्या होता है, मुंह करके शिफ्ट होता है। जो कि मैं डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, पहले चार्ज यहाँ पे था, बाद में शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। The final equilibrium position of system including the direction of dipole and the angles and distances are गिवन वैल्यू। हम सबको देखा है फाइनल पोजीशन, पहले चार्ज क्यों यहाँ पे हुआ करता था, अब शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया है। इसी डायग्राम को हम यहाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डायग्राम शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ऐसा है ना। पहले कहाँ था, चलो भाई ये पहले वाली पोजीशन है ना, ये पहले वाली पोजीशन है, डॉटेड है ना। अच्छा अब ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया भाई, अच्छी बात है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, नाउ डायपोल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा इफ द वर्डन इज ब्रिंगिंग द डायपोल टू दिस पोजीशन, अगर हम इन्फिनिटी से डायपोल को यहाँ पे लेकर आते हैं और वर्डन कितना हमारा होता है nmgh, ये वर्डन कितना हमारा वो nmgh के बराबर है। तो हमको बतानी है इस केस में क्या n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका भी देखा, अगर ना भी दिया हो तो हमको पता है, लामीज थ्योरम दे रखी आखिरी में। क्या बोला है, नोट दैट द फॉर 3 इक्विवेलेंट फोर्सेस F बाय sin थीटा क्या होता है, सेम होता है फॉर ऑल फोर्सेस। हमको पता है ये कि क्या होती है, ये होती है लामीज थ्योरम। खत्म। तरीका देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सोचने का तरीका देखो कैसे, खुद तो खट जाएगा तरीका, सोचेंगे कैसे। अभी देखो कहानी क्या है, यहाँ पे पहले बना देता हूँ इसी डायग्राम फिर से, है ना। अगर डायग्राम बनाए तो फिर करते हैं फटाफट क्वेश्चन 2 मिनट में जाएगा। ये कहाँ पर है, ऐसे आ गया, है ना। ये हमारी हाइट कितनी है इस केस में, ये हाइट कितनी है हमारी, h हाइट है ना, ये हाइट h है। और ये दूरी हमको देखिए कितनी, देखिए 2l sin अल्फा। देखिए डायग्राम गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसको क्या है बना नहीं रहा हूँ। ये हमें देखिए 2l sin अल्फा, ये लिखा हुआ यहाँ पे ना, यहाँ लिखा तो क्या लिखना, बगल में लिखा तो हुआ है, ठीक है ना। तरीका देखो, चाहे तो इसी में सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस चार्ज को यहाँ से बहुत दूर से लेकर आए हैं, सोच देंगे कैसे सॉल्व तो 2 मिनट करेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, पहले ये भाई साहब यहाँ पे थे, सिस्टम ऐसा रखा हुआ था। जब हम इस डायपोल को बहुत दूर से लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी वर्डन किया वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इस केस में वो तो चेंज हुई नहीं, क्योंकि फाइनली पहले भी रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चेंज हुई है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कहाँ आया है, अगर बात की जाए तो इस चार्ज और डायपोल सिस्टम की, इस चार्ज और डायपोल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, वो बढ़ गई है ना। और अगर बात की जाए ये जो चार्ज, ये जो क्या बोलते हैं मास m था, पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब ये h ये ऐसे मुंह करते हुए आया है ना, ऑब्वियस बात है, ये ऐसे मुंह करते हुए आया है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा वो क्या आएगा, सिंपली चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इतनी सी बात है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कौन सी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल एंड क्या नाम इसका, डायपोल एंड चार्ज सिस्टम प्लस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना लिखना है, बस कहानी खत्म। तो देखो यहाँ लिखता हूँ फटाफट तेजी में। तो इस केस में क्या है, वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, यहाँ पर वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पहले आएगा डायपोल और चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो तरीका क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इस डायपोल चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ, तो एक काम करो ना यार, इस क्या नाम इसका, इस चार्ज क्यू की वजह से डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, क्या दिक्कत है। अगर मैं डायग्राम गंदा नहीं करना चाहता तो यहाँ बना दूँ, यहाँ साफ साफ लगेगा, थोड़ा साफ साफ बना दे। तो देखो इस क्यू वाले भाई साहब की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक किधर की इस डायरेक्शन में दूरी कितनी है,
आर मान लो, आर कितना है 2l sin अल्फा, ये दूरी हमारी कितनी आर है, ठीक है, कितनी है आर दूरी है। तो कितनी पोटेंशियल आएगी माइनस ऑफ पी इंटू ई आएगी, कितना का माइनस ऑफ पी डॉट ई होती है, तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एस से बढ़ गई है। तो देखो पी और ई के बीच में कितना एंगल है बताओ, पाई एंगल है, क्या बनेगा पी इंटू ई इंटू कॉस पाई बनेगा, और एक माइनस लगा हुआ है, कॉस पाई और माइनस तो उड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस एम जी एच। तो भाई अगर यहाँ लिखूँ पी कितना है हमारा, पी तो डायपोल मोमेंट है, ई कितना बनेगा, अरे हटो यार, ई कितना बनेगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, इसको तुम सॉल्व बाद में करेंगे ना, प्लस एम जी एच। ये है हमारी क्या, ये है आम जिंदगी है ना, हमको यही चाहिए था। बस हमको क्या करना है अब यहाँ पे इस केस में हमको ये तो पता करना था, प्रॉब्लम क्या है, ये पी इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, वी वांट दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ एम जी, ये तो कहानी है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये मिल जाए काम खत्म। प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम को हमें हटाना है इन टर्म्स ऑफ एम जी, तो कैसे हटाएं, तरीका देखो, ये भाई साहब क्या है इक्विलिब्रियम में है ना, ये भाई साहब क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो कर दो, क्या दिक्कत है देखो, तो मैं थोड़ा साफ सुथरा यहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बना दो, यहाँ बना देते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, इस पर तो लग रहा है एम जी, इसी में करते हैं थोड़ा ना, एम जी लग रहा है, ठीक है, और या फिर वहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्या वाइट वाइट है ना, यहाँ थोड़ा वाइट वाइट है, बना देते हैं, यहाँ थोड़ा वाइट वाइट था ना, देखो यार हटो यार, यहाँ से रहेगा, तो एक तो इस पर लग रहा है एम जी नीचे, प्लस हम जानते हैं इस डायपोल की वजह से दूरी आर मान लेते हैं थोड़ी के लिए ना, पता ही आर कितना है 12 sin अल्फा रखा है, तो यहाँ पर क्या है इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज क्यूब पर, तो इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज क्यूब पर लगेगा फोर्स कितना Q इंटू ई, क्यू इंटू ई कितना होगा अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो Q कितना है हमारा, देखो यहाँ पर Q कितना है Q और E कितना है 2kp बाई आर क्यूब होता है ना, Q इंटू 2kp बाई आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2kp बाई आर क्यूब होगा ना, एक तो mg, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और एक क्या लगेगा यहाँ पर, एक यहाँ लग रहा है टेंशन फोर्स, मैंने अलग अलग कलर से दिखाए सारे फोर्सेस है ना, एक टेंशन फोर्स, ये भाई साहब जो है चार्ज क्यूब इन 3 फोर्सेस के अंडर क्या है इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर ये चार्ज फोर्सेस हैं, ये एंगल हमारा कितना है अल्फा है, अब ये अल्फा है तो हमें कुछ करना क्या, कुछ नहीं करना, हमें करना है ये जो क्यूई फोर्स है इसके करस्पॉन्ड ये वाला एंगल चाहिए होगा और हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, ताकि क्या करें हम एफ बाई साइन थीटा सेम कर दें, वहाँ से हमको क्या है, वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा सिंपल आसान भाषा में इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना, बस इतना कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो तरीका देखो भाई, तो बस हमें यहाँ पे मैथ करनी है सिंपली हल्की सी, बस एंगल देखो यहाँ पर, ये हमारा अल्फा है तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा इस केस में बीटा मान लो है ना, बीटा, तो ये तो दोनों एल एल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम, तो मैं यहाँ कर दूँ, मैं तो यहाँ कर दूँ ना, थोड़ा पहले यहाँ कर दूँ, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारा 180, ठीक है, तो हमारा यहाँ इस केस में क्या बन जाएगा, बीटा कितना बन जाएगा, बीटा बनेगा कितना 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये बनेगा ना, हो जाएगा बनेगा 180 माइनस अल्फा, राइट मार दो, तो ये हमारा बन गया क्या 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये एंगल हमारा कितना है 90 माइनस अल्फा बाई, हमें क्या कर रहे हैं क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल हमारा कितना है 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, अलग कलर लेने क्या, थोड़ा साफ सुथरा दिखने के लिए अलग कलर ले लेते हैं है ना, ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये पूरा एंगल कितना है 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल में चाहिए ना एम जी के जस्ट सामने वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो हमें एक एंगल चाहिए था सामने वो तो मिल गया, ठीक है भाई। और अब देखो हमें इस केस में कहानी क्या है, हमको दूसरा एंगल जो चाहिए वो कौन सा एंगल चाहिए, दूसरा हमें चाहिए इसके सामने वाला एंगल, ये पूरा एंगल चाहिए ना, ये पूरा एंगल कितना है, तो तरीका देखो भाई, ये जो है भाई साहब इसको आगे बढ़ाओ, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा है ना, ये वाला एंगल अल्फा है, हमको ये पूरा एंगल चाहिए ना, ये पूरा एंगल, तो ये भाई साहब ये पूरा एंगल जो है ये वाला एंगल, आप बताओ कितना होगा 180 माइनस अल्फा है ना, जो कि क्या है इस फोर्स के सामने का एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा। मैंने क्या इजीली मैथ किया, समझ में आया कि क्या मैं क्या किया है, एम जी लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखा, फोर्स इधर लिखा, क्यू इंटू ई और टेंशन टी इधर लगा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके सामने का एंगल निकाल लिया और इसके सामने का एंगल निकाल लिया, क्योंकि मैं लगाना है लामीज थ्योरम एफ बाई साइन थीटा, काम खत्म। देखो इधर क्या बनेगा इसके, देखो सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, तो k इंटू क्यू इंटू 2kp बाई आर क्यूब, एफ बाई साइन थीटा, साइन थीटा क्या है साइन ऑफ 180 माइनस, या फिर एक काम करूँ ना, इतना कितना बाजी मैथ बाद में करेंगे, अच्छा लग रहा, ये क्यू इंटू ई लिखा है ना, तो उसको क्यू इंटू ई लिखो ना, क्यू इंटू ई डिवाइड बाई साइन
180 माइनस अल्फ़ा, साइन 180 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बनेगा, mg बाई साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है भाई, सिंपल इतना किया, दोनों बराबर कर दो। साइन 180 माइनस बनेगा साइन थीटा, तो क्या बनेगा क्यू ई डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू क्या, mg बनेगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसे क्या लिखो, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, बनेगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये इससे हो गया, तो यहाँ से मैं क्यों दो, क्या मिलेगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई कितना था, 2kp बाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा, mg इंटू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। हमको ये तो चाहिए था ना भैया, kp बाई आर स्क्वायर चाहिए था ना, तो मैं kp बाई आर स्क्वायर से निकाल लेते हैं, ये इससे गया, ये इससे गया, तो kp बाई आर स्क्वायर कितना बन गया, kp बाई आर स्क्वायर, क्यू के पी बाई आर स्क्वायर कितना बन गया, mg इंटू आर साइन अल्फ़ा बाई 2। ये तो बना ना, एक और उधर रहेगा, mg इंटू आर साइन अल्फ़ा बाई 2। ये दूरी हमारी कितनी, हमको बस यहाँ पे क्या है, ये तो हमें मिल गया कि mg इंटू आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे ना, ठीक है भाई। बस हमको यहाँ पे mg इंटू, देखो हमको चाहिए ये r था, ये दूरी r है, ये दूरी r है, तो देखो मैं था ना, हमको यहाँ पे r साइन अल्फ़ा बाई 2 चाहिए। ये एंगल है अल्फ़ा बाई 2, ये अल्फ़ा है, ये आया था 90 में अल्फ़ा बाई 2, ये एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल बनेगा अल्फ़ा बाई 2 है ना, वहाँ देखा, यहाँ देखा, डायग्राम ऑलरेडी गंदा हो चुका है, तो ये बनेगा अल्फ़ा बाई 2। ये हमारा r है, तो r साइन अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, तो r साइन अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर है, हमारा h के बराबर है। r साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू हमारा कितना है इस केस में, h। तो यहाँ पे जो लिखा है ना r साइन अल्फ़ा बाई 2, इसको मैं कह सकता हूँ h, तो सिंपली क्या बन जाएगा हमारा mgh, mgh उठा दो यहाँ पर, तो किसके बराबर है, ये mgh के बराबर है, तो क्या वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना बन जाएगा इस केस में, mgh प्लस mgh 2mgh। हमसे क्या बोला है, n mgh के बराबर है, तो n किलो बताओ n कितना जाएगा इस केस में, n आ जाएगा हमारा क्या 2। लेकिन हमने बहुत लंबा तड़कबाजी की, कुछ नहीं किया है। अपन ने तरीका पहले बता दिया था भैया कि वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा इस केस में, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज, वो लिख दिया, ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये टर्म आ रहा था, इसको हटाना था, इसको कैसे हटाएं, इसको हटाने के लिए यहाँ पे दिखना था ये जो चार्ज क्यू होगा इक्विलिब्रियम होगा, तो mg लिखा, क्यू लिखा, टेंशन लिखा, फिर लामीस थ्योरम लगा दी, लामीस थ्योरम लगा, वहाँ से मैं क्या क्यू और mg मिल गया रिलेशन। यहाँ पे r साइन अल्फ़ा 2 का टर्म फंस रहा था, तो देखा यहाँ पे r साइन अल्फ़ा 2 किसके बराबर है भैया, r साइन अल्फ़ा 2 h के बराबर है, खत्म कहानी, सिंपल। तरीका समझ में आया भाई, सोचने का तरीका समझ में आना चाहिए, कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओके देखो ये तो अब तो बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r carrying a surface charge density sigma naught 1 minus r by r, where sigma naught is constant, the r is distance from the center of disk, electric flux through a large spherical surface that includes the charged disk completely is phi naught, the electric flux through the another spherical surface कहानी तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे बनाते जाते हैं ना, ये तो क्या है प्रैक्टिस की बात है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे बनाते हो। क्या बोल रहा है यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी डिस्क कितनी r है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा नॉट 1 माइनस r बाई r, है ना। हमसे क्या बोल रहा है ना, r इसकी डिस्क। जब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है एक लार्ज स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा लार्ज स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कितना आएगा, टोटल चार्ज इंक्लूड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और जो r/4 के थ्रू आएगा वो क्या आएगा, वो r/4 वाले पार्ट में जो हमारा चार्ज आ रहा है उसका क्यू इंक्लूड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे क्या इंक्लोज चार्ज निकालना है 0 से लेकर टोटल r तक, फिर 0 से लेकर r/4 तक। तो अगर हम लिखें फाई नॉट, तो फाई नॉट कितना बनेगा, यहाँ देखो क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो टोटल चार्ज कितना निकाल लो, क्यू इंक्लोज डिवाइड बाई क्यू बोल दो बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो फाई आएगा कितना बनेगा, ये हमारा क्या पूरे डिस्क में कितना चार्ज है, और ये हमारा क्या Q2 बोल लो, Q2 क्या हमारा r/4 वाले पार्ट में कितना चार्ज है ये निकालना है। दोनों को डिवाइड मारोगे कितना बनेगा, सिंपल डिवाइड मारोगे कितना बनेगा, यहाँ से फाई नॉट बाई फाई, ये तो चाहिए आपको ना, कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा Q1/Q। तो हमें करना क्या है, टोटल चार्ज निकालना है सिंपली, और r/4 का चार्ज निकालना है, यहाँ पुट करना था, पुट करोगे सीधे ये वैल्यू आ जाएगी, सीधा आंसर मिल जाएगा, है ना। तरीका देखो फिर,
तो हमें क्या करते हैं, चार्ज लिखते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या है, जो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, आर पे जाके अपन ने यहाँ पे क्या किया है, डी आर का छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, आर पे जाके अपन ने क्या किया, डी आर पे छोटा सा एलिमेंट लिया है और इस छोटे से पार्ट के थ्रू चार्ज निकाल लेते हैं पहले। इसके बाद उसको इंटीग्रेट मार देंगे। ये दूरी आर है, ये कितना है हमारा डी आर। तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, क्यू होगा, लिखा जाए क्या बनेगा, 2 सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू स्मॉल आर अप्लाई करते हैं, स्मॉल आर बाद में नंबर पुट कर लेंगे ना, 0 टू स्मॉल आर। जब 0 से आर करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा, 0 से आर पे 4 करेंगे तो हमें r/4 तक का चार्ज मिलेगा। कितना बनेगा, सिग्मा है सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर डी आर। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू आर। कितना बन गया, क्यू कितना बन गया, सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट, अंदर ले आओ, आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू आर। ये तो आएगा भैया, हल दूँ, कितना बनेगा देखो, क्यू कितना बन जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट, हाँ भाई करो इसका इंटीग्रेशन, कितना बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r, ये बनेगा। ठीक है, जब r इज इक्वल टू यहाँ क्या डालोगे, कैपिटल R डालोगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, टोटल चार्ज ऑफ डिस्क। तो डालो भी यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो क्या बनेगा, Q1 टोटल चार्ज, यहाँ लिखा है ना, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ बनेगा आर क्यूब, और इसे उड़ेगा तो बनेगा आर स्क्वायर बाई 3 बन जाएगा। कितना बनेगा, Q1 बनेगा हमारा 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू 5r/6, या कितना r/6, कितना बनेगा 3 - 2 आर स्क्वायर बाई 6। सॉल्व वॉल्व बाद में करेंगे ना, एक पार्ट। दूसरे केस में यहाँ पे क्या कर दो भैया, दूसरे वाले केस में यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे r/4 डाल दो सिंपली, तो मिल जाएगा आपको Q2 बोल दो, क्या Q बोलो, जो बोलना बोलो ना, Q2 बोल दो, है क्या दिक्कत है, Q2 कितना बन जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट, डालो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4, तो आर स्क्वायर बाई 16, आर स्क्वायर 32 है ना, 32 बन जाएगा, माइनस ये क्या बनेगा, आर क्यूब ना, नीचे क्या बनेगा, 4 को 16 को 64 इंटू 3 इंटू आर, है ना, 4 का स्क्वायर बन जाएगा सिंपली। क्या बन जाएगा ये, अरे भगवान मैथ, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 32 बाहर निकाल लो। ठीक है, ये आर से आर उड़ गया तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 32 तो क्या है, पहले बाहर निकाल लिया, क्या आ गया देखो, आर स्क्वायर बाई 32 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, बड़ा भाई 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये आर स्क्वायर बाई 32 बाहर आ गया, ये बचा, यहाँ बचेगा 2 और 3, 1 माइनस 1/6 है ना, क्या बन गया, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 32 इंटू 5/6, ये तो बनेगा ना, ये हमारा Q2 है सिंपल। तो फ्लक्स कितना आएगा सिंपल पता है, देखो हमें चार्ज तो निकालना था, फ्लक्स कितना आएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना बनेगा, Q1 बाई Q2। तो फ्लक्स का रेशियो कितना है, Q1 बाई Q2 है, हमें क्या करना है, इन दोनों का निकालना है रेशियो, Q1 बाई Q2। सिंपल कितना देगा, फ्लक्स का रेशियो कितना देगा, 5 नॉट बाई 5, कितना बन जाएगा, यहाँ पर डिवाइड मारो, तो मुझे लगता है ये नंबर हो क्या लिखा है, ये लिखा है 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 6 डिवाइड बाई, नीचे क्या बनेगा, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 6 ऊपर जाएगा है ना, और 32 भी ऊपर जाएगा, नीचे क्या रहेगा 5, ये तो मुझे लगता है पूरा उड़ गया इससे, ये तब ना, ये 5 नॉट बाई 5 कितना बन जाएगा सिंपली इस केस में 6.4, आंसर क्या बन जाएगा हमारा 6.4। कुछ नहीं करना था, तो मतलब मैथ है, बट कुछ क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे क्या कर दी, इस वाले पार्ट के टोटल चार्ज निकाला, इसके थ्रू टोटल चार्ज निकाला, सिंपली क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया, काम खत्म। कोई फ्लक्स का रेशियो क्या आएगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहे थे, ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पर कि a point charge capital Q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r at shown in figure. Which of the following statement is are correct, है ना। हमसे क्या बोलना है, देखो यहाँ पर ये एक हेमिस्फेयर है ना, इमेजिनरी हेमिस्फेयर है, और इसके जस्ट यहाँ पे आउटसाइड पे, यहाँ पे क्या है, चार्ज क्यों रखा हुआ है ना, जस्ट आउटसाइड पे r इसकी रेडियस है। तो हमसे क्या बोल रहा है अलग अलग ऑप्शन में कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होकर जाएगा थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, और क्या बोल रहे हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस पूछ रहे हैं। तो कहानी देखो यहाँ पर,
अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस को कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि भाई इस केस में ये जो चार्ज क्यू है ना वो कहाँ रखा है, इस स्फीयर के बाहर, जो चार्ज क्यू है ना इस इमेजिनरी सरफेस के बाहर रखा हुआ है। हम जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से पास होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना आता है, वो तो जीरो आता है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस इज जीरो, तो ये तो हमारा गलती है। अच्छा, अभी एक एक करके देखेंगे, पहले इसको भी देखेंगे, बाद में थोड़ा देख लेंगे, अभी भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो आसान सा है उसको पे देख लो। फिर क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है थ्रू सरफेस। देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल दूरी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स पॉइंट पर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये चार्ज क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, यहाँ पे लगा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगी ना, इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कितनी आएगी, ई आएगी ना। हमको चाहिए ऐसा कंपोनेंट, ये एंगल थीटा मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाई, ये कैपिटल आर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दूरी कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस इसका रूट फिर इसका स्क्वायर, याद आएगी नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फ्लैट सरफेस क्या बनेगा, ये कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना बनेगा, कॉस थीटा कितना बनेगा भैया, ये देखो यहाँ पर एक्स बाई दिस नंबर, एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फ्लैट सरफेस। कितना है ये, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये सेम होगा सबके लिए, एक्स बदलते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं तो आएगा। देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे अलग होगा। जैसे जैसे एक्स बदलता है इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती आएगी। तो ऑब्वियस बात हमने क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस, ये तो क्या है, गलत है। फिर क्या बोल रहा है, डी देख लो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। इस वाले पार्ट का जो इसका सर्कमफ्रेंस है, ये वाला पार्ट, ये कैसा है, इक्विपोटेंशियल। सही बात है, क्यों इसको सही बात है, क्योंकि इस केस में क्या है, देखो सारे के सारे जो सबके लिए दूरी कितनी बनेगी, रूट के अंदर √2r, ये आर है, ये आर है, कितनी बनेगी, सबके लिए कितनी दूरी बनेगी, √2r। तो कितना पोटेंशियल आएगा सब पे, के क्यू बाई वी कितना आएगा, सिंपल के क्यू बाई √2r। तो ये तो हमारा क्या है इस केस में भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सही है, डी ऑप्शन सही है। अब ए को चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना। ए देखो खत्म, ए भी आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं आसान है, पर क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बच्चे इसको देख कर डर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बाद में करने की कोशिश की। दो कहानी यहाँ पर। अगर हम बात करें इसके जो लिखे पोटेंशियल क्या बोलते हैं, फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा, हम जानते हैं फ्लक्स जो आएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होकर जा रही हैं। तो देखो यहाँ पे इस क्यू वाले भाई साहब की वजह से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होकर जाएंगे, ऐसे पास होकर जा रही है ना, ऐसे पास होकर जा रही है ना। अच्छा, अब क्योंकि पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है, तो जो पूरा फ्लैट सरफेस से जो कर्व्ड सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइंस पास होकर जाएंगी और प्लस जो फ्लैट सरफेस से पास हो जाएंगे, उनका नेट जो नेट समय कितना आएगा, वो जीरो आएगा। टोटल कर्व्ड सरफेस है और टोटल फ्लैट सरफेस है, क्योंकि भैया नेट फ्लक्स जीरो होगा। अच्छा, जो फ्लक्स हमसे बोल रहा है इस केस में, जो फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से पास हो जाएगा वो बताओ। अब देखो यहाँ तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये लाइंस जो क्या है इस फ्लैट सरफेस से पास होकर जा रही है, फ्लैट सरफेस वो तो जा ही रही है। जो लाइंस देखो यहाँ पे इधर से जाएंगी, जो लाइन इधर जाएंगी साइड में, इधर जो फ्लैट सरफेस से पास होकर नहीं जा रही है। जो लाइन यहाँ से कर्व्ड सरफेस से एंट्री मारी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो फ्लैट सरफेस के जो इस साइड वाला हिस्सा है, इस साइड वाला जो हिस्सा है, उसके थ्रू फ्लक्स तो जीरो होना ही है ना। क्यों, जो लाइन यहाँ से एंट्री मारेगी वो लाइन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो लाइन यहाँ से एंट्री मारेगी वो लाइन से बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में इस वाले पार्ट के थ्रू तो फ्लक्स जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, जो लाइन यहाँ से एंट्री मारी वहाँ से बाहर निकल जा रही है, जो यहाँ से एंट्री मारी बाहर निकल जा रही है। तो इस वाले पार्ट के थ्रू फ्लक्स साफ साफ दिख रहा है जीरो है, सॉरी, इस वाले पार्ट के थ्रू साफ साफ दिख रहा है फ्लक्स कितना है, जीरो। तो इस क्या नाम कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो कौन सा फ्लक्स होगा, वो वही फ्लक्स होगा जो कि इस केस में कहानी क्या है, जो फ्लक्स क्या होगा इस फ्लैट सरफेस से पास होकर जा रहा होगा। अब बात आती है इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होकर जा रहा है। तो तरीका देखो, इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होकर जा रहा है। तो इस फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स पास होकर जाएगा वो क्या होगा इस केस में, वो क्या होगा, देखो यहाँ बनेगा ये कोन बनेगा ना, ऐसे ये कोन बनेगा। इस कोन का जो हमारा क्या बोलते हैं सॉइड एंगल है, हम निकालें तो इस सॉइड एंगल ये बनेगा हमारा हाफ एंगल थीटा। तो इस कोन से जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होकर जाएगा वही क्या होगा इस केस में, वही फ्लक्स पास हो जाएगा क्या बोलते हैं इस क्या नाम इसका कर्व्ड सरफेस से। खत्म कहानी। देखो तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉइड एंगल कितना है, मेन कहानी इतनी तो समझाना है मेरे तो आपको ये था भैया कि इस फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स पास होकर जा रहा है वही क्या है इस केस में इस कर्व्ड सरफेस से पास होकर जाने वाला फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस,
इनका जो नेट सम कितना आना है, 0 आने वाला है। तो फ्लैट सरफेस का जो फ्लक्स आएगा है ना, उसका नेगेटिव होगा क्या, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस निकाल लेते हैं। निकालने के लिए फ्लैट सरफेस का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो कहानी देखो भाई, कहानी इस केस में कितना फ्लक्स आएगा। तो इसका जो सॉलिड एंगल यहाँ लिखते हैं, सॉलिड एंगल कितना बनेगा, यहाँ लिख दूँगा, खसका के देखो खसक भाई, देखो सॉलिड एंगल कितना बनेगा, ओमेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा क्या बनेगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। यह है कितना आर, ये कितना आर बनेगा कॉस 45 1/√2। तो ये सॉलिड एंगल है। देखो 4 पाई के सॉलिड एंगल से पास होकर जाने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, 4 पाई के फ्लक्स से, क्योंकि ये जो चार्ज क्यू है इसके पूरे के पूरे 3D स्पेस में 4 पाई का सॉलिड एंगल, इससे जो फ्लक्स पास हो जाएगा कितना हो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्ट्रेट यहाँ पे यूनिट से कितना आएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए इस वाले से कितना बनेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बनेगा, 2 पाई 1 माइनस 1/√2। तो कितना फ्लक्स पास हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। और ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फिलेंस यहाँ से निकल रही है। तो फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव है, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना होगा, नेगेटिव होगा। और कितना आएगा भैया, लिखा जाए यहाँ पर कितना आएगा, फ्लक्स टू द कर्व्ड सरफेस कितना बनेगा, कर्व्ड कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही रखा है। हमसे पूछा ना ये फ्लक्स होगा, तो भाई क्या बोला है, एक्चुअली एक करेक्ट ऑप्शन है। वहाँ क्या बन जाएगा इस केस में, ए और डी बन जाएंगे इसके सिंपल करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा पार्ट था, कुछ नहीं करना था, टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिखना था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई बच्चे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ सरफेस एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन इज डी एंड हैज कैपेसिटेंस C1। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो प्लेट अगर बात करें, प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है C1 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, बाद में हमने क्या कर दिया यहाँ पर इस केस में, व्हेन टू इलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन 1 हमें दे रखा है 2 और इसका दे रखा है 4। तो यहाँ पर क्या हमने रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारा यहाँ पर 2 है, ऐसा कितना है 4। आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स एज शोन फिगर, कैपेसिटेंस बिकम्स C2। तो बताना है इस केस में हमारे से C1/C2 कितना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तरीका सुनो कैसे, कैसा ये एक कैपेसिटर है ना। इसमें हमने आधे वाले हिस्से में यहाँ पर अगर बात करें, तो आधे वाले हिस्से में हमने यहाँ पर क्या किया है भाई, आधे वाले हिस्से में पीछे तक बनाया है हमने, क्या यहाँ पर K = 4 का डायरेक्ट्रिक फर्क किया है। बाकी इस वाले पार्ट हमने क्या है, K = 2 का डायरेक्ट्रिक फिलिप किया है। तो कहानी क्या होगी, देखो बेटा, यहाँ पर ये बनेगा एक कैपेसिटर है ना, ये K = 2 है, तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में, एक कैपेसिटर बनेगा, एक ये बनेगा और ये बनेगा। ये दोनों आपस में किस में, सीरीज में, और ये एक कैपेसिटर है, ये क्या है, इन दोनों के साथ पैरेलल में है। तो अगर लिखा जाए यहाँ पर, तो नेट इफेक्टिव क्या बनेगा सिस्टम ऐसा, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर रहा हमारा, और ये एक कैपेसिटर है। ठीक है भाई, अगर बात करें इसकी, देखो यहाँ पर, तो इसका कितना है, प्लेट एरिया कितना है A/2 और दूरी भी कितनी है D/2। कितना बनेगा इसका कैपेसिटेंस, K कितना है हमारा 2 है, 2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2, बाई 2 से बाई 2 गया। ऐसे इसका लिखेंगे कितना बनेगा, K 4 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2, बाई 2 से बाई 2 गया। यहाँ पे देखो इसका K कितना है 2 है, इसका प्लेट एरिया A है बट दूरी कितनी है D, कितना बनेगा, K क्या गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई, एरिया कितना है A/2 है ना, बाई D, तो 2 से टूट गया। तो देखें इस केस में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या मान लो C, ऊपर दे रखा है ना, एप्सिलॉन A/D कितना है हमारा, एप्सिलॉन A/D हमारा कितना है, C1 है, को C1 बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, C1 के टर्म में बात कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कहानी क्या बनेगी, देखो यहाँ पर ये है 2C, ये लिखा है 4C, ये लिखा है C। तो ये बन गया 2C, ये बन गया 4C, ये बन गया C, दोनों आपस में सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, सॉरी 2C इंटू 4C डिवाइड बाई 6C, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में। ये हमारा C2 है, ये उड़ गया 3, तो 4 और 3 7 क्या बनेगा, 7C/3 बन जाएगा। तो C2 कितना आ गया, 7cc कितना है, एप्सिलॉन A/D। तो C2 ये C1 ही तो लिया, C कितना है,
एप्सिलॉन ए बाई डी मतलब C1 के बराबर है। तो C2 इज इक्वल टू आ गया 7/3 C1। हमसे बोल रहा है C2/C1 पूछो, तो C2/C1 कितना बनेगा बच्चों? 7/3 है ना। सिंपल क्या जाएगा सीधा आंसर 7/3। सिंपल क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आया 2015 के पेपर 2 में है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है इस केस में? कंसिडर यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस R1 सेंटर्ड एट पॉइंट O and in this distribution a spherical cavity of radius R2 centered at point P with distance कितना है? OP is equal to A R1 minus R2. If the electric field inside the cavity at position R vector is ER vector, then बताना है हमको इस केस में कि क्या होगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है हमसे, तो हम जानते हो इधर देखो, ये क्या है? स्फेयर है, इसके अंदर ये कैविटी है और ये दूरी हमारी कितनी है इस केस में? OP है, वो ये A के बराबर है। तो हम जानते हैं अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चों, क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अंदर कांस्टेंट, कितनी आती है? रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यहाँ पर कांस्टेंट कैसी होगी? ऐसे कांस्टेंट होगी। अब अंदर आप कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, यहाँ पर कोई रैंडम पॉइंट पकड़ लीजिए, रैंडम पॉइंट P डैश Q डैश, जो कि इससे क्या है? R वेक्टर की दूरी पर है, फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी यहाँ पर? रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो हमसे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म तो होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2। ठीक है, ये बात सही है, बट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन R वेक्टर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? R वेक्टर क्या? देखो, ये एक पॉइंट है, कोई रैंडम पॉइंट, ये इसका पोजीशन वेक्टर अलग कलर बना लेते हैं। एक रैंडम पॉइंट कोई P है, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, ये R वेक्टर है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है, बट R वेक्टर पे डिपेंड करता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो A वेक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये तो गलत है हमारा, हाँ ये गलत है। फिर क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट अपॉन R2 एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R। गलत है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, नहीं डिपेंड करता है ये पे ना, एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो ये भी गलत बन गया क्योंकि ये डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट लिखा है इसलिए गलत है। E वेक्टर इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन A वेक्टर। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म होती है और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंदर होता है कांस्टेंट, है ना। तो हमारा D बन जाएगा इसका सिंपली आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, 2013 में एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन ऐसे आया था। क्या बोल रहा है? टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो रिस्पेक्टिवली are placed such that they are partially overlap as shown figure. At all points in overlapping region the electrostatic field बताना है अपन लोग। क्या देखिए, तो आसान सी कहानी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये हमारा क्या है? स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी कितनी इस पर? रो है, और ये दूसरा स्फीयर है, इस पर चार्ज कितनी है? माइनस रो है ना। ये जो ओवरलैपिंग जोन है, इस ओवरलैपिंग जोन में को बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इसके से, मान लो क्या ये इसका सेंटर है O1, यहाँ सेंटर कितना है? O2। तो यहाँ पे रैंडम पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन, ये पॉइंट भी है, ये इससे क्या दूरी पर? X वेक्टर की दूरी पर। ये हमारा क्या है? इसका ये Y वेक्टर दूरी है ऐसे, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं अपन D, मान लो, है ना, D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी पॉइंट रैंडम पॉइंट P पर, वो क्या आएगी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा जाए E वेक्टर। E वेक्टर क्या आएगी? दैट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 क्या होगा? रो X वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही E2 क्या बनेगा? रो Y वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बट क्योंकि ये माइनस है इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ट डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारी इस केस में? लिखे जाए, यहाँ लिखते हैं रो X वेक्टर माइनस Y वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और X माइनस Y क्या है भैया? X माइनस S वेक्टर माइनस Y वेक्टर किसके बराबर होगा? इस केस में हमारे D वेक्टर के बराबर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? रो D वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है भैया? कांस्टेंट है। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज जीरो। गलत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है, तो ये तो भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सही बात है, एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन, दिख रहा है साफ साफ, तो ये भी क्या हमारा सिंपली बन जाएगा? COD बन जाएगा, सिंपल करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए फटाफट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या बोल रहा है? कंसिडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल R विथ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ। तो हम क्या बोलते हैं? ये एक हॉलो स्फीयर है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसकी रेडियस R है,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और हमसे बोल रहा है पोटेंशियल का ग्राफ। हम जानते हैं अगर हॉलो स्फीयर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है बच्चों, होती है कितनी, 0, और बाद में बाहर की सरफेस पे क्या होती है KQ/R², और बाद में बाहर कैसे बदलती है 1/R² से क्या होती है बदलती है, टच थोड़ी करेगी, इन्फिनिटी डायरेक्ट टच करेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0, तो अंदर क्या होता है पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट, और उसके बाद सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, और इसके बाद क्या होता है 1/R से सिंपली क्या होता है घटता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद क्या होगा सिंपली 1/R से घटेगा, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या बताया रखा है भैया, ये नहीं बताया कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन पोटेंशियल, ठीक है, तो देखते हैं, नहीं बताया नहीं, डॉटेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन पोटेंशियल बताया नहीं है, मतलब बच्चों को डराने के लिए इन्होंने क्या, क्वेश्चन था सिंपल है, उन्होंने डराने के लिए ग्राफ थोड़ा सा डरावना बना दिया, आप इतना कर दिया। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, तो पोटेंशियल होना चाहिए कांस्टेंट, बट ये तो चेंज हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहेगा, पोटेंशियल भी नॉन जीरो रहेगा, मतलब दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा तो नहीं, ये तो गलत है। यहाँ पे क्या बोला, कब बोला, देखो इनमें से को माने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अगर हो गया हमारा पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए यहाँ पर, बट ये तो क्या है बढ़ता जा रहा है, जाए गलत हमको, क्योंकि हमको यहाँ बताया नहीं है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पोटेंशियल, हमें खुद चेक करना पड़ेगा कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और कौन पोटेंशियल है। यहाँ देखो यहाँ पे एक 0 है और इसके बाद कांस्टेंट है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। दूसरा क्या है हमारा, ये पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब ये ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके बाद क्या है 1/R से घट रहा है, मतलब ये हमारा क्या है पोटेंशियल है, हमारा डी क्या बन जाएगा इस केस में, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सिंपल। हमें यहाँ खुद चेक करना था कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन पोटेंशियल है। तो बच्चों ये था हमारा क्या एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारे 2022 से 2012 के PYQs थे उनका क्या है एक डिटेल डिस्कशन। आप इन PYQs को लगाइए, और जब अगर आप इन PYQs को लगाते हैं तो आप क्या जो बहुत इससे जो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं ना, जो जैसे हमने क्वेश्चन करवाए, तो आप क्या है ज़्यादातर PYQs को लगाने में सक्षम रहेंगे। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द वेरी